मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से आपका करंट अफेयर में स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और एग्जाम जैसे जैसे पास आते जा रहे हैं, खास करके बीपीएससी का एग्जाम जो फरवरी में होने वाला है और मई में होने वाले यूपी पीसीएस के एग्जाम के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी से स्टार्ट हो जाइए प्रिपरेशन करना। चलिए आज का करंट अफेयर हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं इसमें, हु हैज वॉन द टाइटल ऑफ 48th नेशनल वुमेन चेस चैंपियनशिप, यानी 48वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता है। ये कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल पर और कुछ क्वेश्चन इंटरनेशनल लेवल पर पूछे जाते हैं, तो ये नेशनल लेवल से संबंधित क्वेश्चन है। तो किस महिला ने ये 48वां जो नेशनल वीमेन चेस चैंपियनशिप है इसको जीता है, आपको बताना है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन है दिव्या देशमुख, दूसरा है हरिका दास, तीसरा है कोनेरू हम्पी और चौथा है पृथु सिंह। कौन सा ऑप्शन सही है? तो इसमें पहला ऑप्शन सही है, यानी दिव्या देशमुख ने 48वीं नेशनल वीमेन चैंपियनशिप को जीता है। मित्रों याद रखिएगा, ये पहला क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है? दूसरा क्वेश्चन है, इंडियाज लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, यानी भारत की सबसे बड़ी हॉकी स्टेडियम बनाई गई है, इसका अनावरण कहां पर किया गया है? ठीक है ना, या उद्घाटन इसका कहां पर किया गया है ये बताना है। भुवनेश्वर, कटक, राउरकेला या लखनऊ, कहां पर किया गया है? तो कहां, क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। राउरकेला में भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम का उद्घाटन किया गया है। और ये राउरकेला कहां पर है? ये ओडिशा में है। और ओडिशा एक चीज और के लिए जाना जाता है, हॉकी से ही संबंधित है। किस लिए? वो स्पॉन्सर करता है। ओडिशा स्टेट हॉकी को क्या करता है? स्पॉन्सर करता है, याद रखिएगा। चलिए मित्रों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल फेस्टिवल ऑक्टेव 2023 हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन, तो ये आप फेस्टिवल का नाम याद रखिए। क्या नाम है फेस्टिवल का? ऑक्टेव। नाम क्या है इसका? ऑक्टेव। और यह पे कहां पर यह आयोजन किया गया है? तो पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, ओडिशा या फिर आंध्र प्रदेश। चारों में से क्या सही हो जाएगा आपको बताना है। जरा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको, तभी समझ में आएगा। क्या है इसका? तमिलनाडु। तमिलनाडु में है ये, याद रखना है। देखो क्वेश्चन आपको आता हो या ना आता हो, लेकिन एक बार जब बता दिया जाए तो उसको फिर से कोशिश करिए मन में दोहराने का, इससे आपको याद होता चला जाएगा। तो नॉर्थ ईस्टर्न कल्चरल फेस्टिवल ऑक्टेव 2023 तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है ना, तो 2023, और इसकी मेजबानी कर रहा है और ये पूर्वोत्तर भारत से संबंधित है। तो पूर्वोत्तर भारत की जो संस्कृति है उसको दर्शाने के लिए ये ऑक्टेव 2023 तमिलनाडु में शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी पुलिस हैज वॉन द बेस्ट पुलिस यूनिट अवार्ड फॉर 2021 इन महाराष्ट्र? ठीक है ना, तो ये महाराष्ट्र में 2021 में सबसे बढ़िया पुलिस यूनिट के लिए किस जगह पे कौन से सिटी ने जीता है? तो पहला ऑप्शन है नागपुर, पुणे, औरंगाबाद या मुंबई पुलिस। कौन सा सही होगा इसमें? क्या सही है इसमें? तो ये नागपुर पुलिस, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तो जो लोग देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स में, तो आपको इसे याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज ओवरटेकन विच कंट्री टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट ऑटो मार्केट? ठीक है ना, तो यहां पे किसको पछाड़कर तीसरा सबसे बड़ा ऑटो मार्केट बना है? भारत में लोग क्या हो रहे हैं? अब थोड़ा अमीर हो रहे हैं, पैसे आ रहे हैं लोगों के पास में, और ज्यादा ऑटो का सेल बढ़ चुका है इंडिया में, और उसने किसी एक देश को पछाड़कर अब किस स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पे। कौन सा देश को पछाड़ा है आपको बताना है। यूएसए, जापान, चाइना या फ्रांस। किसको? तो कौन से? बी ऑप्शन सही है, जापान को पछाड़कर अब ये किस स्थान पर आ गया है? तीसरे स्थान पर आ गया है। तो पहले पर कौन है? तो पहले पर आप देखें तो लगभग 24.8 मिलियन वाहनों की बिक्री के साथ चीन जो है ये सबसे पहले स्थान पर बना हुआ है, और दूसरे स्थान पर यूएसए बना हुआ है, यानी कि अमेरिका 13.8 लाख मिलियन, और भारत लगभग 12 के आसपास में चल रहा है। तो इस तरीके से कुछ समय बाद हो सकता है कि वो अमेरिका को भी भारत पछाड़कर दूसरे नंबर पर आ जाए। तो क्यों? क्योंकि भारत क्या है, एक बहुत ही तेजी से ग्रोइंग इकोनॉमी बन रही है साथ में, और इस समय जीडीपी देखा जाए तो दुनिया की जीडीपी में भारत का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है, और अभी सबसे तेजी से भारत आगे बढ़ने वाला देश बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। इंडिया हैज डिप्लॉयड इट्स लार्जेस्ट सिंगल कंटिजेंट ऑफ विमेन पीस कीपर। ठीक है ना, तो विमेन पीस कीपर लार्जेस्ट सिंगल कंटिजेंट, यानी कि
सबसे बड़ी एकल टुकड़ी है महिलाओं की जो शांति सेनाएं भेजी जाती है दूसरे देशों में, जहां पर कहीं पर हिंसा वगैरह हो रही होती है, वहां पे खास करके यहाँ पे इंटरनल डिस्टरबेंस ज्यादा होता है, ठीक है ना, जहां पे लोग आपस में ही लड़ाई लड़ रहे होते हैं, ठीक। तो ऐसे में ऐसी जगहों पे ये पीस कीपर्स जो है वहां पे जाते हैं, यानी शांति सैनिक वहां पर जाते हैं और शांति बनाने का प्रयास करते हैं, वहां पे यूएन की तरफ से भेजा जाता है। तो अभी ये सबसे बड़ी एकल टुकड़ी जो भारतीय महिलाओं की है वो भेजी गई है, वो तैनात की गई कहां पर? पहला ऑप्शन है सूडान, घाना, लीबिया, माली। कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो इसमें सही है आपका सूडान, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर देखा जाए तो भारत की जो सबसे पहले ये जो टुकड़ी तैनात की गई थी ये 2007 में तैनात की गई थी, और ये कहां पर की गई थी? ये टुकड़ी सबसे पहले लीबिया में तैनात की गई थी, ठीक है ना, लाइबेरिया में, ठीक। तो यहां पे सबसे पहले लाइबेरिया में तैनात की थी 2007 में, और इसके बाद ये 2007 में ही ऐसी टुकड़ी, एकमात्र ऐसी टुकड़ी यूएन में थी जो पहली ऐसी टुकड़ी थी जो पूर्ण रूप से विमेंस की थी, ठीक है ना। तो ये दोनों बात याद रखना। अगला है, किस देश ने मधुमक्खियों के लिए विश्व के पहले टीके का उपयोग को मंजूरी दी है? ठीक है, अभी तक कोरोना की वैक्सीन आप लोग लगवाया करते थे कोरोना से बचने के लिए, और यहां पर अब मधुमक्खियों को भी बचाने के लिए उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई है। ऐसे देखा जाए तो बहुत सारे पशुओं के लिए अलग अलग वैक्सीन बनाए जाते हैं, जैसे गाय भैंस के लिए, जैसे मुंह पका खुर पका इस तरीके के रोग होते हैं उनसे बचाने के लिए वैक्सीन दिया जाता है। इसी तरीके से अब मधुमक्खियों को बचाने के लिए भी वैक्सीन दिया जाएगा। और एक बात कही जाती है कि अगर ये जो मधुमक्खियां होती हैं वो चीफ पॉलिनेटर होती हैं, यानी कि ये क्या करती हैं, पॉलिनेशन की क्रिया इनके द्वारा संपन्न होती है, जिससे जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो उगते हैं और उनकी जो वंश है वो आगे बढ़ता रहता है। ये बहुत ही चीफ पॉलिनेटर मानी जाती है। माना जाता है अगर मधुमक्खियां समाप्त हो जाएंगी तो इनके साथ साथ में कई सारी स्पीसीज अपने आप समाप्त हो जाएंगी, ठीक है ना। तो आपको ये बताना है कि इनको बचाने के लिए पहले टीके का उपयोग करने की मंजूरी, यानी पहली वैक्सीन देने की मंजूरी किस देश ने दी है? तो उसका नाम क्या है? ब्रिटेन, इंडिया, यूएसए या स्पेन? कौन सा देश है? तो वो देश है आपका यूएसए, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो देखिए, तो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर यूएसडीए हैज ग्रांटेड ए कंडीशनल लाइसेंस फॉर फर्स्ट एवर वैक्सीन फॉर हनी बीज पहला, विच विल प्रोटेक्ट अगेंस्ट अमेरिकन, ठीक है ना, फाउल ब्रूड डिजीज। क्या है? फाउल ब्रूड डिजीज, ये एक डिजीज मधुमक्खियों के अंदर होता है, इससे बचाने के लिए जो है ये वैक्सीन दिया जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पढ़ाई हो रही है कि नहीं पहले ये बताओ। मन लगाकर जब पढ़ाई करेंगे तो ये सारे क्वेश्चन आपको इजी लगने लगेंगे, ठीक है ना, और बाकी सब चीजें हम लोग धीरे धीरे कवर करते चले जाएंगे। आप एग्जाम तक लगे रहो, करंट अफेयर के सारे क्वेश्चन आपके हो जाएंगे, ये पक्की बात है, ठीक। चलो, गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन हैज बिकम द स्टेशन है एक्चुअली वो, ठीक है, स्टेशन हैज लॉन्गेस्ट फुल ऑटोमेटेड ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे, व्हाट इज इट्स लेंथ, ठीक है ना। तो वहां का एक सेक्शन जो फुली ऑटोमेटेड हो चुका है उसका लेंथ बताना है आपको क्या है। तो ये लेंथ हो गया 762 किलोमीटर लेंथ है इसका, ठीक है ना। तो गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का जो है उसका सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड जो है वो सबसे लंबा खंड बन गया। देखो इससे क्या होता है, ये ऑटोमेटेड होने की वजह से, देखो यहाँ पे ट्रेन की डेंसिटीज ज्यादा है, यानी यहाँ जो ट्रेन चलती है वो बहुत ज्यादा, तो ऑटोमेटेड होने की वजह से ये इजिली ये आपस में ये कंट्रोल होता है और जो लाइन है वो ऑटोमेटिक चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू जो भी रेल को जहां भी जाना होता है उसके अनुसार। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें इसमें। गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय खंड भारतीय रेलवे का सबसे लंबा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड का रिकॉर्ड रखता है। ये क्वेश्चन पिछले वाला का आंसर था। फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 विल बी हेल्ड इन, तो G20 की मीटिंग होने वाली है ना। तो देखो G20 की जो मीटिंग होगी वो पूरे देश में अलग अलग जगहों पर होगी, है ना, याद रखना, क्योंकि कुछ मीटिंग दिल्ली में, कुछ पुडुचेरी में, कुछ कोलकाता में, अलग अलग जगहों पर होने वाली है, कुछ अहमदाबाद में। तो इसकी जो सबसे पहली बैठक होगी वो कहां पर होने वाली है ये आपको बताना है। तो इसकी सबसे पहली बैठक होने वाली है पुडुचेरी के अंदर। कहां पर होने वाली है? पुडुचेरी के अंदर, ये बात याद रखना, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीट इज शेड्यूल्ड टू टेक प्लेस ऑन मार्च 2023। देखो अभी तक क्या था कि पहली मीटिंग कहां पर होगी, तो वो था पुडुचेरी में। अब ये पूछा जा रहा है कि फॉरेन मिनिस्टर्स की जो मीटिंग होगी वो कहां पर होगी, है ना, जो कि
मार्च 2023 में होने वाली है। कहां पर होने वाली है वे? पहला ऑप्शन है भोपाल, पुडुचेरी, तीसरा ऑप्शन न्यू दिल्ली और चौथा है चेन्नई। क्या सही हो जाएगा? नई दिल्ली यानी न्यू दिल्ली में आपका मार्च 2023 में फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होने वाली है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े। विच यूनियन मिनिस्टर हैज लॉन्च द थीम लोगो एंड वेबसाइट ऑफ Y20 समिट? Y20 का मतलब है यूथ 20, है ना? ये समिट जो है आयोजन किया जाना है, ठीक। इस और किस यूनियन मिनिस्टर ने ये लॉन्च किया, इसका थीम, लोगो और सारा? तो देखो यूथ से रिलेटेड है, स्पोर्ट्स से, तो यूथ और स्पोर्ट्स जो हमारे मिनिस्टर है वो कौन है? अनुराग सिंह ठाकुर। तो अनुराग सिंह ठाकुर के द्वारा ये Y20 समिट का वेबसाइट, लोगो ये सब लॉन्च किया गया है, ठीक है ना? तो ये युवाओं को आपस में जोड़ने के लिए ये Y20 चलाया जा रहा है। G20 का ही एक प्रकार का ये हिस्सा है। किसका है? G20 का ही एक अंग है Y20, और इसके द्वारा यूथ लीडरशिप को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखें। 3-डे नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 क्या है? नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ है। कुंभ का मेला जानते हैं ना, बहुत भीड़ लगती है, ठीक है? तो कुंभ का मेला कहां मनाया गया था? उत्तर प्रदेश में। जरा बताइए कहां पर? प्रयागराज में, ठीक है? चलो, तो कुंभ 2023 हैज बीन इनॉग्रेटेड इन, कौन सा? कृषि कुंभ, ठीक। नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ कहां पर इनॉग्रेट किया गया था? उद्घाटन कहां पर किया गया था? पहला ऑप्शन है सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम और सबसे लास्ट में है मेघालय। तो क्या इसका आंसर सही होगा? मेघालय। तो याद रखिए कृषि कुंभ कहां पर? मेघालय में उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट द न्यूयॉर्क फिल्म क्रिटिक सर्कल अवार्ड 2022? ठीक है ना? तो सबसे बेस्ट जो आपका डायरेक्टर अवार्ड है, किसने जीता है, ये बताना है, ठीक। अब इसमें ऑप्शन देखो, एस एस राजामौली, मणि रत्नम, विवेक अग्निहोत्री, राजकुमार हिरानी, बड़े बड़े डायरेक्टर हैं, ठीक है। इंडियन डायरेक्टर ने जीता है, तो कौन है ये? तो आप बताएंगे इसमें कौन है? एस एस राजामौली, ठीक है ना। RRR मूवी बनाई, धमाका कर दिया, ठीक है ना। ये जो यूएसए वाले, ब्रिटेन वाले, ये सब पागल हुए पड़े उस मूवी के पीछे। चलो, आपने नहीं देखा है तो देख लेना एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्पल फेस्ट, इंडियाज फर्स्ट फेस्टिवल ऑफ इंक्लूजन, हैज बीन इनॉग्रेटेड इन। ये जो पर्पल फेस्ट है, ये इंडिया का पहला ऐसा फेस्टिवल, इंक्लूजन का मतलब समावेशी, सबको इंक्लूड करना उसमें, ठीक है ना। तो एक शब्द आता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, ठीक है ना। फाइनेंशियल इंक्लूजन का क्या मतलब होता है? यानी वित्तीय समावेश। इसका मतलब ये होता है कि जो वित्तीय सेवाएं होती हैं, जैसे बैंकिंग से रिलेटेड, क्रेडिट, लोन, ये सारी सुविधाएं जो आखिरी व्यक्ति है उस तक पहुंचे। आखिरी व्यक्ति का मतलब जो गरीब से गरीब व्यक्ति है उसको भी ये सारी सुविधाएं मिल जाए, उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन कहते हैं। और यहां पर भी इंक्लूजन की बात हुई है, यानी कि सबको शामिल करना, एक साथ शामिल करना। ये जो फेस्ट है पर्पल फेस्ट, ये कहां पर मनाया गया ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इनमें से क्या सही हो जाएगा? तो सही हो जाएगा बी ऑप्शन, गोवा। याद रहेगा? ठीक है, चलो नेक्स्ट को इसमें आगे देखें। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकार मंत्री जो डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने गोवा में पर्पल फेस्ट, ठीक है ना, सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी। तो भारत एक ऐसा देश जिसकी डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। अगर आप चले जाए हिमालय यानी लद्दाख से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, तो आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग, अलग तरीके का खान पान दिखाई पड़ेगा। वहीं गुजरात से लेकर आप चले जाइए नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो वहां भी इस तरीके की बहुत सारी डाइवर्सिटीज दिखाई पड़ेंगी। तो भारत एक ऐसा देश है जो कि डाइवर्सिटी में यूनिटी है ना। चलिए, तो इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है ना। तो सभी के लिए स्वागत योग्य समावेशी दुनिया बनाना, ठीक है ना, बढ़िया बढ़िया अच्छी अच्छी बातें करना, यही सब है इसका उद्देश्य, और क्या। चलो नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह हैज इनॉग्रेटेड द नेशनल जीनोम। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर, ठीक है ना, यानी कि राष्ट्रीय जीनोम संपादन और प्रशिक्षण केंद्र, हिंदी में हो गया, अंग्रेजी में याद रखो, नेशनल जीनोम एडिटिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। याद रहेगा। कहां पर इसका इनॉग्रेशन किया है? तो सही ऑप्शन क्या होगा? पहला ऑप्शन है न्यू दिल्ली, दूसरा मोहाली, तीसरा चंडीगढ़ और चौथा जालंधर। बताओ क्या सही होगा? इसमें सही हो जाएगा मोहाली। याद रखना, मोहाली में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं मित्रों। आगे, केंद्र का लक्ष्य भारत के काला आजार को किस वर्ष तक समाप्त करना, यानी केंद्र सरकार ये काला आजार जो है एक बीमारी, इसको यानी, ठीक है ना,
इसको क्या बोलते हैं, ब्लैक फीवर भी बोला जाता है काला आजार को। तो इस बीमारी को समाप्त करने का एक समय सीमा तय किया है, और वो बताना है समय सीमा क्या है, 2023, 2028, 2030 या 2026, इसमें से क्या सही होगा ये आपको बताना है। ठीक, तो इसमें क्या सही हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा 2023 तक। देखो काला आजार के बारे में बात करें तो काला आजार जो होता है वो एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, उसकी वजह से होता है, ये भी याद रखो। ठीक है ना, कई बार पूछा जाता है कि बताओ काला आजार जो होता है वो किससे होता है, पूछेगा बैक्टीरिया से, वायरस से, निमोटैड से, या फिर जो है आपका प्रोटोजोआ से। तो किससे होता है, प्रोटोजोआ से होता है, ये याद रखना। ठीक, इसके अलावा पूछा जाएगा उसका नाम क्या है, तो ये क्या है, लिस्मानिया स्पीसीज है। ठीक है ना, तो कई सारे बहुत सारे लिस्मानिया की अलग अलग प्रजातियां हैं, उनकी वजह से ये काला आजार होता है। ये और लिस्मानिया ये है क्या, ये एक प्रोटोजोआ है। अब इसका वाहक कौन है, किसकी वजह से ये फैलता है, बात समझ में आई, वो पूछा जा सकता है। तो इसका जो है क्या, सैंड फ्लाई है, क्या है, सैंड फ्लाई, ये भी पूछा जाएगा। ठीक, तो काला आजार किसकी वजह से फैलता है, सैंड फ्लाई की वजह से। और ये काला आजार होता किसकी वजह से है, तो ये होता है लिस्मानिया स्पीसीज से होता है, और ये है क्या, ये एक प्रकार का प्रोटोजोआ है। बात समझ में आया। तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया, कौन है ये, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया। ठीक है ना, इन्होंने मीटिंग किया और उसमें ये कहा कि काला आजार को हमको 2023 तक समाप्त करना है। कहां, 4 ऐसे राज्य हैं जो इसके बहुत ज्यादा एंडेमिक है, इसमें कौन कौन सा है, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और आपका वेस्ट बंगाल। इन राज्यों से पूरी तरीके से इसको समाप्त कर देना है, ये लक्ष्य है, याद रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित शाह हैज इनॉग्रेटेड द 120 फीट हाई पोलो स्टेच्यू, कहां पर, अमित शाह ने इतनी फीट पोलो स्टेच्यू का उद्घाटन कहां पर किया है, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा या नागालैंड, किस जगह पे किया, ये आपको ऑप्शन बताना है। तो कौन सा सही होगा, पहला ऑप्शन सही होगा, मणिपुर में। अब इसके बारे में बात करें तो अमित शाह ने 6 जनवरी को इसका उद्घाटन किया है। ठीक है ना, तो इसमें एक व्यक्ति जो है पौनी की सवारी करते हुए दिखाया गया है। तो ये क्या होता है, ये एक प्रकार टट्टू जैसा होता है पौनी का मतलब। ठीक है ना, और मणिपुर को इस खेल का जो है, जो ये है, इस खेल का माना जाता है कि इसका वो जन्मदाता है। ठीक है ना, पोलो। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इसरो हैज टाइड अप विथ हुम टू प्रमोट स्पेस टेक स्टार्टअप। स्पेस टेक, देखो अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे भारत के अंदर प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो इसरो पहले पूर्ण रूप से अपना स्वतंत्र अलग से काम करता था, अकेले ही काम करता था, लेकिन इसरो क्या कर रहा है, धीरे धीरे अपने कुछ काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर को भी दे रहा है। तो इस प्रकार से एक एमओयू भी साइन किया गया है आपका इसरो और किसी एक कंपनी के साथ में, जिसके द्वारा वो स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने वाले हैं। और भारत जानते हैं स्टार्टअप को कितना बढ़ावा दे रहा है इस समय, ताकि नई लोग नई कंपनियां बनाए, कुछ नया इनोवेशन करें, इस तरह की चीजें करें। तो कौन सा है, ये माइक्रोसॉफ्ट सही है इसका आंसर, बी ऑप्शन। तो माइक्रोसॉफ्ट के साथ ये इसरो का एमओयू साइन हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाइड्रो टूरिज्म विल बी डेवलप्ड इन विच स्टेट या यूनियन टेरिटरीज, है ना, यहाँ पे क्या स्टेट भी हो सकता है और यूनियन टेरिटरी। क्या है हाइड्रो टूरिज्म, एक नया चीज आया, देखो देश के अंदर कुछ कुछ होता रहता है। तो यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड या आसाम, ये कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए। तो हाइड्रो टूरिज्म के लिए कौन सा है, बी ऑप्शन सही है इसका, लद्दाख। क्या है, लद्दाख में ये शुरू किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत क्या होने वाला है जरा ये देखते हैं। तो लेह के अलची के पास सिंधु नदी पर, यानी कि इंडस रिवर के ऊपर दुनिया की सबसे ऊंची जल विद्युत परियोजना में हाइड्रो पर्यटन विकसित करने के लिए नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के साथ सहयोग किया है लद्दाख पर्यटन ने। अब यहां पर क्या कर सकते हैं, अब यहां पर जब जाएंगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, जेट स्कीइंग मिलेगा, मोटर बोटिंग मिलेगा, ठीक है ना, आइस स्केटिंग मिलेगा। आज तक आइस स्केटिंग देखते रहे कि आप लोग अलग अलग मूवीज में देखते रहे होंगे, है ना, और हो सकता है आप गए भी हो। ठीक, तो अगर नहीं गए हैं तो जाइएगा जरूर, इस तरह की जगह बहुत मनोरंजक होती है और मजा आता है एक्चुअली में। ठीक, चलो, और गर्मियों के मौसम में बोटिंग जैसे जलीय खेलों का चरणबद्ध तरीके से यहाँ पे कुछ कुछ किया जाएगा, मतलब कुछ कुछ अच्छा पर्यटन स्थल बनाया जाएगा और आप जाकर घूम सकते हैं। तो वैसे भी लद्दाख वगैरह घूमने में काफी आनंद आने वाला है आपको अगर आप जाएंगे तो। लेकिन अगर जाना नहीं गए हैं और जाना चाहते हैं तो सबसे पहले पढ़ाई करके सिलेक्शन ले लिया जाए। ठीक, और सिलेक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा, खूब पढ़ना पड़ेगा। और ठीक है, तो हमारे साथ जुड़े रहिए, पढ़ाई हम साथ में करते रहेंगे। और इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए।
जय हिंद, धन्यवाद आपका।